गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। मैथ की क्लास शुरू करते हैं। जो मैंने 2 क्लास कराई है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ कैसे करें, और पियोन पटना सिविल कोड पियोन के लिए मैंने प्लेलिस्ट में नाम लिखा हुआ है। तो 2 क्लास जो हो गई है मैथ की, आज मैं उन 2 क्लासों को एक क्लास में रिवीजन करा दूंगा पूरा का पूरा, और एक ही 2 पेज में समराइज़ कर दूंगा ताकि आपको पूरा याद हो जाए। फिर उसके बाद हम अगला चैप्टर इसी में देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और मैं डेली डालूंगा, थोड़ा सा बीच में 1-2 दिन गैप हुआ, लेकिन आज से डेली डालूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं और बहुत टेंशन में हैं जब से आंसर की आई है। लेकिन टेंशन नहीं लेना, आपको अगले 6 महीने में फिर से भर्ती कंप्लीट होती हुई मिलेगी। ओके, तो बने रहो। देखो, वो जो मैंने 2 क्लास बताई थी उसका प्लेलिस्ट है, आप उसको अच्छे से देख लो। अगर नहीं देखा है वो आपको पटना सिविल कोर्ट में जो पियोन और कलर की भर्ती है उसमें भी काम आएगी, आपको एफसीआई में भी काम आएगी, और आपकी जो रेलवे आने वाली भर्ती है उसमें भी काम आएगी। और देन जो एसएससी सीजीएल चल रहा है वहाँ पे भी आपको वो सिलेक्शन दिलाएगी ही। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। बहुत जल्दी शुरू करेंगे। उन बड़े बड़े लोगों की तरह नहीं पढ़ाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, बड़ी बड़ी क्लास कराते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ाते हैं और आप लोग देखते रह जाते हो। एक सर्कस की तरह वो किरदार होते हैं और आप सर्कस की तरह देखते चले जाते हो, आपका टाइम बर्बाद होता है और कुछ नहीं। मैं आपको आपका दिमाग चलाना बताऊंगा, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है ना, ये आपको भी करना है। वहाँ पे तो वो वाइट बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा के फटाफट फटाफट चले जाते हैं, लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही करना है, वीडियो देखते देखते। ठीक है, और मैं कोई बड़ी बड़ी 1.5-2 घंटे की क्लास तो बनाता नहीं, 20-30 मिनट की बना के आपको देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट पॉइंट नंबर वाइज करके बताएंगे। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था क्या, नंबर 1 पे मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाए, जो 1 से शुरू हो, वो प्राकृतिक संख्या होती है। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है जो 0 से शुरू हो जाए, 0 1 2 3 4 5। रिमेंबर करना, ठीक है। बोल देगा पहली 10 पूर्ण संख्याओं का औसत बताएं, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं, तो देखना 0 वाला काम याद रखना। पूर्ण जब हो जाएगा तो 0 भी आ जाएगा, और प्राकृतिक जब होगा तो 1 होगा। इसको मैंने याद नहीं करा रहा हूँ, केवल आपको रिवाइज करा रहा हूँ। याद तो आपको हुआ होगा, आप पहले की 2 क्लास देखोगे तो याद हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है बताओ आप लोग? पूर्णांक संख्या होती है जो भी 0 से ही शुरू होती है, 0 1 2 3। और इसमें क्या होता है कि इसमें +2 +3 -1 -2, जिसके अंदर सिग्नेचर लग जाता है, प्लस माइनस का सिग्नेचर लग जाता है, वो पूर्णांक संख्या हो जाती है। देखो, ऐसा नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ये बहुत छोटे नंबर होते हैं, जब आ जाता है ना एग्जाम में तो नहीं समझ आता कि पूर्णांक संख्या क्या है। इसलिए इसको बस हल्का सा दिमाग में रखो। ये 15-16 पॉइंट है, जिससे आपको नंबरों का ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हो यार, नंबरों का ज्ञान नहीं है। और आगे आप SI CI परसेंटेज ये सब बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, और यही 1-1 2-2 क्वेश्चन सिलेक्शन में अटका देते हैं। ठीक है, उसके बाद सम संख्या। सम संख्या नॉर्मली सबको ही पता होती है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, जो 2 से कट जाए, यानी 2 4 6, फटाफट फटाफट। ठीक है, और विषम संख्या। विषम संख्या यानी 5वां पॉइंट, विषम संख्या। इसको आपको वैसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, वैसे ही आपको लिख के रिवाइज करना। विषम जो 2 से ना कटे, जैसे 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 3 5 7 9 11 13, ये विषम संख्या होगी, या आगे चली जाएगी। उसके बाद आ जाता है आपका 6 नंबर पे अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या जो यूज ही नहीं होती कहीं, जैसे अंडर रूट में -7 दे दिया, अंडर रूट में -13 दे दिया। जो अंडर रूट के अंदर माइनस है, ये कभी यूज ही नहीं होगा, कहीं आपने पढ़ा ही नहीं होगा, तो ये अवास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो यूज होती है, 1 2 3 √49 √9, जो भी यूज होती है, जिसका यूज, जैसे ये √49 है तो ये 7 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, तो ये इनका यूज होता है, तो ये होती है वास्तविक संख्या। ओके, जल्दी जल्दी मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता दे रहा हूँ। उसके बाद आ जाओ आप अपरिमेय संख्या। 8वां पॉइंट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको आप बटे की फॉर्म में नहीं लिख पाओ, जिसको आप बटे की फॉर्म में नहीं लिख पाओ, यानी कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाओ, जैसे √7 √13। ठीक है, जिसको आप बटे की फॉर्म में नहीं लिख पाओ। और 9वां नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको
परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो उसको आप p/q की फॉर्म में लिख पाओ, इसको नहीं लिख पाओ से तो मतलब क्या है, जैसे अगर 2 है तो 2 का मतलब 2/1 भी तो होता है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। जैसे आपका 2/7 हो गया, जैसे आपका 3/4 हो गया, ये बटे की फॉर्म में है ना, तो इसको परिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। और जिसको लिख ही नहीं सकते हो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखो अपरिमेय संख्या जैसे कि फ्रैक्शन में लिखा है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ अपरिमेय का। जैसे मान लो 1.79325 ये बढ़ते चला जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको बटे की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो 1.72966 या फिर 1.729, ये मतलब इतना ही ख़त्म है, तो आप इसको बटे की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मान लो इसके ऊपर बार है, ये चीज़ें आगे बताऊंगा, तो 1.729 आगे बार है, यानी 9 ही 9 चल रहा है, तो इसको आप, ये शांत दशमलव है, इसको आप बटे की फॉर्म में लिख सकते हो। सिंपल सा याद रखो कि परिमेय जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसको हम बटे में नहीं लिख सकते, बस ज़्यादा बर्डन नहीं लेना। और हाँ, एक चीज़ और है कि चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं, एक चीज़ वो बाद में बताता हूँ। अगला पॉइंट 10 नंबर पे है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटे और किसी से ना कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो एक और अपने आप से कटे, तो जैसे कि 2 है, 2 क्या है, 2 1 से भी कटेगा और 2 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 2 किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अक्सर आप 3 मार देते हो, 3 नहीं होता, 2 ही होता है। 2 सम संख्या भी होती है, 2 अभाज्य संख्या भी होती है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है, और 2 एक लौती सम संख्या जो अभाज्य संख्या है। ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ओके, अब एक पॉइंट ये याद रखो कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। 1 से लेके 100 तक 25, 1 से लेके 15 तक 15, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी होती है? 15, 1 से लेके 50 तक 15। देखो 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, और 50 से 100 तक 10। 50 से 100 तक 10 होती है, 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 1 से 100 तक 25 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 1 से 50 तक 15 होती है, 50 से 100 तक 10 होती है। ओके, इसको याद रखना है, ये पूछ लेता है, इसको याद रखना है। 1 से 100 तक 50, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 50 तक 15। बार बार बोलो, बार बार लिखो, याद हो जाएगा आपको। ओके, चलो अब अगला बताते हैं आपको, भाज्य संख्या बताते हैं। ये तो हो गया अभाज्य संख्या, अब भाज्य संख्या आपको बताते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वाला पॉइंट कितना हो जाएगा आपका? 11 नंबर। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या आपकी होती है, भाज्य संख्या होती है जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे, और एक अन्य से भी कटे, मतलब 3 संख्याओं से कटे मिनिमम, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो पहली संख्या 1 जो है वो 1 किससे कटेगी? 1 से कटेगी, 2 से और किसी संख्या से कटेगी नहीं, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 2 को देखो, 2 किससे कटेगी? 1 तो 1 से कटेगी, 1 2 से कटेगी, तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 को देखते हैं, 3 किससे कटेगी? 3 1 1 से कटेगा और 3 3 से कटेगा, तो 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अब 4 देखते हैं, 4 किससे कटेगा? 4 1 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, 4 4 से कटेगा। देखो अब यहाँ पे 3 संख्याओं से कट रहा है मिनिमम, तो 4 भाज्य संख्या है। और यहाँ पे एक बात और है कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो भी 4 होती है। ठीक है, मैंने पहले लिखवा रखा है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। ओके, तो अब आप आ जाइए जुड़वा अभाज्य संख्या में। देखो भाज्य संख्या होगी, अब जुड़वा अभाज्य संख्या में आ जाइए। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? 12 नंबर पॉइंट है, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके बीच में 2 का अंतर होता है और वो अभाज्य संख्या भी होती है। जैसे 5 7 ये अभाज्य संख्या भी हैं और ये इनके बीच में 2 का अंतर है। और एग्जाम्पल के तौर पे 11 13, ठीक है, इनके बीच में 2 का अंतर भी है और ये अभाज्य संख्या भी है। तो 2 का अंतर होता है और अभाज्य संख्या दोनों होती है, वो होती है जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, और एक इसी के जैसा होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्या जब भी आएगा आपको ये याद रखना है कि उस संख्या का HCF 1 होगा।
वो चाहे वो उस ग्रुप के अंदर चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, वो नहीं देखना। आपको ये देखना है कि सहअभाज्य संख्या बोला है वो कोई भी नंबर हो, मान लो 15 और 7 है, ये ग्रुप दे दिया, तो इसका HCF 1 होना चाहिए। HCF का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं को केवल एक ही नंबर काटे और वो भी 1 हो, इसके अलावा और कोई संख्या इन दोनों को काटे ना, ठीक है, तो वो सहअभाज्य संख्या होती है, समझे। मान लो जैसे मान लो यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब मान लो कि इन दोनों संख्याओं को कौन कौन सी संख्या काटेगी, एक तो 1 भी काटेगी, 2 भी काटेगी, 3 भी काटेगी, ठीक है। तो बहुत सारी संख्याएं काट रही है ना, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या वही है जिन दोनों संख्याओं को केवल एक काटेगा, जैसे 13 और 19, जैसे 4 और 19। मतलब इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि इनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, दोनों भाज्य होना चाहिए, दोनों भाज्य होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी 2 नंबर होना चाहिए, लेकिन उनको दोनों को एक साथ काटेगी वो संख्या 1 होनी चाहिए, और इसी को हम HCF भी बोलते हैं। जब LCM SCM आगे पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा। तो वो होती है सहअभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या में यही अंतर है। जुड़वा में क्या होता है, दोनों अभाज्य होती है और दोनों के बीच में 2 का अंतर होता है, ज़्यादा का अंतर नहीं होता। लेकिन सहअभाज्य में वो कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु उसका HCF 1 होना चाहिए। ओके, 13 हो गया। अब 14 नंबर पे आ जाओ आप। देखो बहुत फास्ट रिवीजन होगा, 15-15, 20-20 मिनट में आपको एक एक चैप्टर, जो लोग एक 1.5 घंटे में व्हाइट बोर्ड पे खबर करते हैं ना, उससे आप बचो। अपने दिमाग का यूज़ करो, कॉपी पेन का यूज़ करो। अब आ जाओ 14 नंबर पे क्या है। 14 नंबर पे आपका हो जाएगा सहअभाज्य हो गया, आपको मैंने सहअभाज्य बता दिया, जुड़वा अभाज्य बता दिया। अब नेक्स्ट होता है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, ठीक है। परिपूर्ण संख्या क्या होती है, परिपूर्ण संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उसी संख्या के बराबर होता है। जैसे 6 को कौन कौन सी संख्या काटती है, 1, 2 और 3। इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तो वो भी 6 ही आएगा, तो ये परिपूर्ण संख्या है। जैसे आपका 28 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 7 भी काटेगा, 14 भी काटेगा। 28 नहीं लेना है, क्योंकि 28 लोगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, 28 नहीं लेना। तो इन सभी को जोड़ोगे तो यहाँ भी 28 आएगा, तो ये एक परिपूर्ण संख्या है। ओके, जब ये क्वेश्चन देगा तो एक छोटी संख्या ही देगा जिसका आप फ्रैक्शन बना लो, या अगर ये बड़ी संख्या भी देगा, मान लो 312 दे दिया, अब पूछेगा ये परिपूर्ण संख्या है कि नहीं, तो आप इसको तोड़ लो। 3 2 5 6 7, ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6। अब ये ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से जाएगा, अब ये 73 से ही जाएगा, तो 73 एकम 73। तो इसको काटने वाली कितनी संख्या होगी, 2। एक तो 1 खुद होगी, 1 2 होगी, और फिर 2 होगी, और फिर 73 होगी, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ोगे तो क्या इसके बराबर आएगा, नहीं आएगा, तो ये परिपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी बड़ी संख्या जब आएगी तो आप उसको कर सकते हो। ओके, चलो अब अगला करते हैं। अगला हो गया आपका 14, अगला आपका 15 नंबर पे आता है त्रिभुज संख्या। त्रिभुज संख्या क्या होती है, त्रिभुज संख्या होती है 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 6 21, ऐसे करके बढ़ता जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे भी कर सकते हो, 0 + 1 1। अब ये वाला 1 को यहाँ ले आओ और इसके एक अगला इसमें जोड़ दो, 1 + 2 3, ठीक है। अब ये वाला 3 यहाँ ले आओ, ये वाला 3 यहाँ ले आओ और इससे एक संख्या बढ़ा दो, 3 + 3 6। अब ये वाला 6 यहाँ ले आओ, अब इससे एक संख्या बढ़ा दो, 6 + 4 10। अब ये वाला 10 यहाँ ले आओ, इससे एक संख्या बढ़ा दो, यहाँ 5, तो 15। ऐसे करके ये त्रिभुजाकार संख्या की एक लिस्ट बनती चली जाएगी जिसका अंत नहीं है कोई। ओके, ये तो हो गया आपका 15वां पॉइंट। अब आपको 16वां पॉइंट बताते हैं। 16वां पॉइंट यहीं बता देता हूँ। देखो शांत दशमलव, ये 16वां पॉइंट है, और 17वां पॉइंट होता है अशांत दशमलव, ठीक है। देखो शांत दशमलव वो होता है जिसका अंत हो जाता है, जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप। शांत दशमलव वही होता है, जैसे 1.732, ये शांत है, ये इसके आगे नहीं है, तो ये शांत दशमलव है। लेकिन अशांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव होता है 1.73254, ऐसे 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 करते करते वो अनंत तक जा रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो वो अशांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव को कैसे पहचानेंगे, मान लो क्वेश्चन दे दिया 7/3, 5/12, 2/8,
3/5। तो ये बोल देगा कि अब इसमें से बताओ अशांत दशमलव कौन सा है या शांत दशमलव कौन सा है। तो देखो जो शांत होगा ना, जो शांत होगा, आप शांत पहचान सकते हो, अशांत अपने आप निकल जाएगा। जो शांत होगा ना उसके जो हर है यानी नीचे वाली जो संख्या है ना वो हमेशा 2 और 5 के पावर में होगी। या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या 2 की पावर होगी या 5 की पावर होगी। तो देखो यहाँ पे 5 है, 2 की पावर यहाँ पे भी देखो 2 5 है, तो ये भी ये शांत दशमलव है, ठीक है। और यहाँ देख लो 2, ये 2 की पावर में है तो ये भी शांत दशमलव है, समझे। तो आपका अब इसको ऐसे याद रखना है कि नीचे 2 और 5 आपको देखना है, कहाँ पे 2 और 5 है, 5 की पावर में है तो ये शांत है। यहाँ पे देखो 2 की पावर कुछ भी होगा और 5 की पावर कुछ भी होगा वही शांत होगा। देखो यहाँ पे जो है ना, मैंने ये आपको गलत है, ये 2 की पावर में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे 5 की पावर में है। ये 5 है या तो 5 की पावर में है, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा। आप देखो इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ ना। मान लो पहले इसको करके देखते हैं। देखो मान लो 5 अंदर है और 12 बाहर है, ठीक है। अब इसको भाग दोगे तो नहीं जाएगा, आप यहाँ पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ 0 ले लो, 12 चौक 48 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, पे पॉइंट पहले से है तो यहाँ पे 0 ले लो, 12 एकम 12 हो जाएगा। यहाँ पे 8 ले लो, फिर यहाँ 0 ले लो, नहीं कट रहा है तो 12 छंग 72 हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर नहीं कटेगा, फिर यहाँ 0 ले लो। तो ये चलता चला जाएगा, ये कटेगा ही नहीं कभी। और लेकिन अब 5/3 को करके देखो, इधर करके देख लेते हैं। 3 अंदर ले लेते हैं, 5 बाहर ले लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं, 0 लेते हैं, 5 छंग 30, ये तो एक ही बार में कट गया। तो जिसके नीचे 2 और 5 हो या फिर 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो तो वो शांत दशमलव होता है, ठीक है। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा तो ये आपका शांत दशमलव हो जाएगा। ओके, तो ये आपका पहले दिन का क्लास का रिवीजन हो गया 16 मिनट में। अब सेकेंड डे का क्लास आपको बताता हूँ, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो अब आपका 18 नंबर पे पॉइंट आता है। 18 नंबर पे क्या आता है आपका, गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या या भाजक की कुल संख्या। मान लो क्वेश्चन दिया है 150 के सभी भाजकों या सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप इसको तोड़ोगे, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, उसके बाद आप इसको 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, फिर आप इसको काटोगे 5 से, 3 दूनी 2 सत्ते 14 और एक, अभी फिर उसके बाद आप इसको काटोगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, फिर इसको आप काटोगे 5 से, 5 25 और 5 एकम 5, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 1, फिर इसको गुणा करो 3 की पावर 1, फिर 5 की पावर 2। अब जब गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी होगी ना, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी होगी, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी होगी, गुणनखंडों की यानी इसकी कुल संख्या निकालनी है हमें, कुल संख्या, ये कितने हो सकते हैं कुल संख्या। तो इसको हम बेस को कुछ नहीं करेंगे, जो इसकी पावर है ना उसमें एक एक ऐड करते जाएंगे। 1 की जगह 2 गुणा, 1 की जगह 2 गुणा, 2 की जगह 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। गुणनखंडों की कुल संख्या 150 के कुल गुणनखंडों की संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से होगा, गुणनखंडों की कुल संख्या 12 हो जाएगी। अब इसी में पूछ लेता है गुणनखंडों की कुल सम संख्या, गुणनखंडों की 19वां मान लो, गुणनखंडों की कुल सम संख्या। सम संख्या जब पूछेगा, मान लो इसी का निकालते हैं हम, गुणनखंडों की कुल सम संख्या, तो क्या होगा 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2। तो गुणनखंडों की कुल सम संख्या जब पूछेगा तो ये जो 2 की पावर 1 है ना, जो हम इसमें 1 बढ़ाते हैं, यहाँ पे 2 किया था, हमें बेस तो नहीं मानना है, लेकिन यहाँ जो 2 का है ना, 2 का जितना पावर है उसमें 1 नहीं बढ़ाना, उसको एज इट इज़ वैसा ही लेना है हमें। तो 2 की पावर 1 का 1 ही लेंगे, गुणे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो इसका हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका हो जाएगा गुणनखंडों की सम संख्या 6। और विषम लेंगे, जब विषम लेंगे तो हम 2 का कुछ भी नहीं लेंगे, 2 का कोई भी पावर नहीं लेंगे, तो हम सीधा 3 और 5 का लेंगे। तो 3 का 1 पावर है तो 1 का जगह 2 ले लेंगे, और 5 का 2 पावर है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, तो 2 और 3 6। तो इसका विषम भी जो होगा उसके भी गुणनखंडों की कुल संख्या
6 ही होगा। देखो एक अलग नंबर मैं बना के दिखाता हूँ आपको। मान लो कि 360 है, इन दोनों का तो 6 ही आ रहा है, मान लो 360 है। 360 का सम और विषम निकालते हैं, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, 2 निम 18, 0, 2 45, फिर उसके बाद 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5। अब क्या आ गया, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1। तो इसका सम जब निकालेंगे, सम गुणनखंड या सम भाजकों की कुल संख्या, तो सम जब निकालेंगे तो 2 का हम एज इट इज़ ले लेंगे, तो 3 गुणे, यहाँ पे भी 2 का है तो 2 का 3 हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 का 2 हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। तो इसके सम भाजकों या सम गुणनखंडों की कुल संख्या होगी 18। और विषम ले लेते हैं। तो विषम में मैंने क्या बताया था, 2 का कुछ लेना ही नहीं है, 2 को हटाओ, 3 5 का एज इट इज़ लेना है और बढ़ा के लेना है। तो 3 का 2 है तो 2 में 1 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 3। 5 में 1 है, 1 का 2 बढ़ा दोगे तो 1 में 1 बढ़ा दोगे तो 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2, तो इसका हो जाएगा 6। तो इसके विषम गुणनखंडों की संख्या कुल विषम गुणनखंडों की संख्या 6 हो जाएगी और सम गुणनखंडों की संख्या 18 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना, समझे। अब गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना एक ये है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। अब एक इसी के जैसा अगला है, वो है 19 नंबर। गुणनखंडों की कुल संख्या आपने सीख ली, अब निकालना है आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। मान लो क्वेश्चन है 180 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या, अभाज्य यानी 2 3 5 7, ये है अभाज्य संख्या। तो ये इस संख्या में कितने ऐसे संख्या इसमें आती है वो ये पूछ रहा है। तो इसको आप काटो, 2 निम 18, 2 45, 3 15, 3 5, 5 1। तो अब ये कितने कितने में जा रहा है, देखो 2 की पावर कितनी बार आ रही है, 2 बार। फिर 3 की पावर कितनी बार आ रही है, 3 की पावर 3 बार, 3 की पावर भी 2 बार। फिर 5 की पावर कितनी बार आ रही है, 1 बार। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। वहाँ पीछे हमने गुणनखंडों की कुल संख्या निकाली थी, लेकिन यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की हमें संख्या निकालनी है। यहाँ पे कुल गुणनखंड थे, यहाँ पे अभाज्य हो गया। तो अभाज्य कितनी है, 2 2 बार आया तो 2 हो जाएगा, 3 3 2 बार आया तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 1 बार आया तो 1 हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या 5 है, लेकिन गुणनखंडों की कुल संख्या जब निकालेंगे तो हम इसको इसकी पावर में एक एक बढ़ा के एक एक ऐड करके गुणा करेंगे। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम इसकी खाली पावर को ऐड करेंगे। और इसी में पूछेगा गुणनखंडों की सम गुणनखंडों। अब एक लास्ट हो गया जो कि इसके बाद मुझे बताना था, गुणनखंडों की कुल संख्या, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैंने ये बता दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो एक इसके जैसा मेल खाता है गुणनखंडों की कुल संख्या और गुणनखंडों का कुल योग, यानी कि भाजकों का कुल योग। गुणनखंड और भाजक एक ही शब्द होते हैं। गुणनखंडों की कुल संख्या ऐसे निकालेंगे, फ्रैक्शन करके पावर जो है उसको एक एक बढ़ा के लिखेंगे, सम और विषम मैंने बता दिया। अब गुणनखंडों का कुल योग हमें बताना है। 20 नंबर आता है हमें कि मान लो क्वेश्चन है 96 के भाजकों या गुणनखंडों का कुल योग बताएं। तो इसको कैसे निकालेंगे, जब हम इसको निकालेंगे तो हम इसको भी वही तोड़ेंगे। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 12 24, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो अब 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, 5 और 3 की पावर 1 आ गई। तो जब 96 के भाजकों का कुल योग पूछेगा ना, कुल योग, भाजकों का कुल योग, ये देखो ये आ गया। अब इसमें ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो 5 और 1 6 हो जाता। ये गुणनखंडों की कुल संख्या नहीं पूछ रहा है, गुणनखंडों की कुल संख्या पूछता तो इसमें एक एक ऐड करते और गुणा कर देते। ये पूछ रहा है भाजकों के कुल योग पूछ रहा है। तो कुल जब योग पूछेगा तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 2 5 बार है तो हमें इसको लेना है 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4
प्लस 2 की पावर 5, 5 तक ले लिया। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यानी कि अब इसको गुणा करना है, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। देखो प्लस अंदर होगा और अंदर करने के बाद फिर ये दोनों गुणा होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही होगा, लेकिन 0 से लेके चलना है, 0 से लेके चलना है। अब इसको आप कर लो, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 होती है। 2 की पावर 1 हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी कैसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगी आपकी 32। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद, इसको गुणा। अब 3 की पावर 0 1 प्लस में 3 की पावर 1 1 3, ये हो जाएगा 4। अब इसको जोड़ लो आप, 16 16 4 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 1 31, 31 और 32, 2 1 3, 3 3 6 63, 63 को गुणे 4 कर दो, 4 3 12 की 2, हासिल है 6 चौक 24 1 25। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 252। भाजकों का कुल योग या गुणनखंडों का कुल योग जो होता है वो 252 होगा, समझे। अब इसी में पूछ लेगा 96 के सभी सम भाजकों का योग। जब सम बोलेगा, जैसे यहाँ भी सम विषम डालेगा, 96 के सम भाजकों का योग, यहाँ जब सम डाल देगा तो ये जो 2 की पावर हमने 0 लिया है ना, इस 0 को नहीं लेंगे हम, इस 0 को नहीं लेंगे हम, 2 की पावर 0 को बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जब हम 0 को नहीं लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा, आप बना के बताओ, इसको बनाओ। देखो जब हम 0 नहीं लेंगे तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ से 1 घटा दो। इसको किया था हमने तो कितना आया था, जब हमने इसको किया था तो कितना आया था, देखो 16 4 20, 20 10 30, 30 30 60, 60 2 62, 62 आया था। यहाँ पे 63 हुआ था ना, इसको हमें 62 कर देना है। और यहाँ पे भी, और यहाँ पे एज इट इज़ वैसे ही के वैसे लेना है, तो 62 गुणे 4, 1 कम करके 4 कर देना है। जब बोलेगा सम भाजकों की संख्या, और जब विषम बोलेगा, इसी में जब विषम बोलेगा तो 2 की पावर का हमें कोई लेना ही नहीं है। जब विषम बोलेगा तो 2 की पावर का कोई भी लेना नहीं है, यानी कि 2 की पावर 5 जो है इसको पूरा ही नहीं लेना। अगर इसी का विषम बोलता तो हमें केवल ये लेना था, 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1 गुणे 1, तो ये हो जाता हमारा 4। यानी कि इसका विषम जो हो जाएगा, विषम भाजकों का कुल योग हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4। और सम जो हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 62 गुणे 4, यानी 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 248। तो आपका ये 2 दिन का क्लास मैंने पूरा रिवाइज करा दिया 27 मिनट में। आप वो 2 क्लास देखो और इस चीज़ को अपने दिमाग में डालो। अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना, अभाज्य गुणनखंड संख्या निकालना, गुणनखंडों की कुल संख्या निकालना, भाजकों का कुल योग निकालना, सम भाजकों का योग निकालना, विषम भाजकों का योग निकालना। उसके बाद आपको मैंने बताया परिपूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, सब मैंने आपको बता दिया। केवल आपको कन्फ्यूजन कहाँ होगा, कन्फ्यूजन आपको आएगा, देखो ये सब तो याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन आएगा यहाँ से। गुणनखंडों का कुल संख्या निकालना है तो पावर को 1 1 बढ़ा के करना है। देन सेकंड नंबर पे आएगा आपका अभाज्य गुणनखंड निकालना, तो अभाज्य जब निकालना होगा तो जो सिंगल है उसकी पावर कितनी है उसको जोड़ लेना है। और अब भाजकों का कुल योग निकालना है, तो कुल योग निकालने के लिए हमें उसको 0 से शुरू करना है। और जब इसमें सम बोलेगा तो हमें 2 की पावर 0 वाला नहीं लेना, और विषम बोलेगा 2 का पूरा ही नहीं लेना, केवल ये लेना है जो उसके अलावा होगा, समझे। तो दैट्स इट, आज की वीडियो ख़त्म होती है। रिवाइज करो, 3 क्लास हो चुकी मैथ की। अब नेक्स्ट में हम अगला टॉपिक लेंगे। ओके, कैसा लगा बताना ज़रूर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, आगे बढ़ो। बड़ी क्लासों के पीछे मत भागो, ऐसे कॉपी पेन पे पढ़ो, देखो वीडियोस को, पढ़ो, इस आधे घंटे की वीडियोस को देखो और अपने आप से लिख के कोशिश करो। फिर आगे हम प्रैक्टिस के लिए किताब भी बताऊंगा मैं, कौन कौन से क्वेश्चन लगाने। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनाना होता आपको, 100-150 क्वेश्चन एक चैप्टर से, बस उन्हीं पे काम करना होता है। ज़्यादा नए के पीछे मत भागो। सिलेक्शन देखो, जब भी 100 क्वेश्चन होता है ना, अभी जैसे सीजीएल का प्री है, तो सीजीएल के प्री में क्या 100 में से 100 बनाओगे तो नौकरी होगा? आप उनके चक्कर में पड़ जाते हो जो 50 में से 50 ला रहे हैं, उनको देख देख के अपने आप का मोरल डाउन करते हो।
आपको 100 में से केवल 70 क्वेश्चन सही करने हैं, 65 सही करने हैं, आपका प्री हो जाएगा और फिर मेंस में अच्छा टाइम मिलेगा। उस टाइम में आप आगे बढ़ सकते हो और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरा प्री निकला। लेकिन अगर आप शुरू में ही 100 में से 90 लाने की कोशिश के फिराक में रहोगे तो ये भी नहीं होगा। इसको आप ना बेकार समझोगे, ये कहोगे ये क्या पढ़ा रहे हैं, इससे थोड़ी ना होगा। फिर आप वो बड़ी बड़ी क्लासों के चक्कर में पड़े रहोगे। समझे? तो आज की वीडियो इतनी ही। जय हिंद। लाइक करना, शेयर करना और बताना क्लास में आपको कैसा लगा।